Hello learners, hope you all are good. Today we are going to discuss about cycloaddition reactions. Cycloaddition reactions को हम और बायोमोलिकुलर reactions भी कहते हैं. बायोमोलिकुलर reactions. बायोमोलिकुलर का मतलब होता है टू रिएक्टेंट्स. और जो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस हैं उनमें भी हमारे पास टू रिएक्टेंट्स होते हैं. That's why cycloaddition reactions are also called biomolecular reactions. ठीक है. अब देखो हमने अपनी बैचलर्स में साइक्लोएडिशन रिएक्शन पढ़ी हुई है 4+2 साइक्लोएडिशन. क्या नाम है उसका? डील-ज़ेल्डर रिएक्शन. डील-ज़ेल्डर रिएक्शन जिसको हम क्या कहते हैं? 4+2 साइक्लोएडिशन. क्या होता है इसमें? इसमें हमारे पास एक डाइईन होती है, साथ में हमारे पास एक डाइनोफाइल होता है. यहां पर हमारे पास हीट की कंडीशन होती है. याद रखना, साइक्लोएडिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज अकर इन थर्मल कंडीशन. ठीक है. अब क्या होगा? यहां पर हमारे पास एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी. ठीक है. क्या होता है? देखो, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर आएगा. ठीक है. यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, यहाँ पर फॉर्म, यहाँ से ब्रेक, यहाँ पर फॉर्म हुआ होगा, यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पर फॉर्म होगा. ठीक है. अब देखो, ऐसे नहीं समझ पाए हो तो ऐसे समझ लो. यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ऐसे मूव किया है, नेगेटिव आया होगा, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव. नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलकर ये वाला बॉन्ड बनाया है. ठीक है. यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ने मिलकर ये वाला बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव ने मिलकर ये वाला बॉन्ड बनाया होगा. क्या बनेगी फाइनल प्रोडक्ट? ये क्या है हमारे पास? 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है. साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है. अब इससे क्या होगा? हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी. ये वाला बॉन्ड यहां पर और ये दोनों बॉन्ड यहां पर. ठीक है. अब देखो, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसी को डाइन लेना है और इसी को डाइनोफाइल लेना है? ठीक है. तो जो हमारे पास डाइन होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं. और जो डाइनोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं. साइक्लोएडिशन रिएक्शंस में हम होमो और लुमो दोनों की बात करते हैं. ठीक है. ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं साइक्लोएडिशन रिएक्शंस में. अब देखो, जो हमारे डाइईन्स हैं जनरली उनको हम क्या कंसीडर करते हैं? होमो. ठीक है. और जो डाइनोफाइल हैं उनको हम जनरली लुमो कंसीडर करते हैं. होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लुमो का मतलब लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल. अब देखो, होमो को हम कहते हैं एनर्जी, हाई एनर्जी ऑर्बिटल. हाई एनर्जी ऑर्बिटल. अब देखो, जिसकी एनर्जी हाई होगी वही तो इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाएगा. ठीक है. और जो इलेक्ट्रॉन देगा उसी को हम डाइन कहते हैं, बिकॉज वो ही तो इलेक्ट्रॉन रिच है. ठीक है. लुमो का मतलब लो एनर्जी ऑर्बिटल. लो एनर्जी अगर होगी तभी तो जो हमारी स्पीसीज है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर पाएगी. डेट्स वाई उसको हम क्या कहेंगे? डाइनोफाइल, बिकॉज वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है. ठीक है. और हमने क्या समझा है इससे? कि जो हमारी साइक्लोएडिशन रिएक्शंस हैं वो थर्मल कंडीशन में होती हैं, पहली बात. दूसरी बात कि जो साइक्लोएडिशन रिएक्शंस हैं उनमें हमारे पास टू रिएक्टेंट्स होते हैं. ठीक है. अब देखो, इससे हम और क्या पता लगा सकते हैं? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो साइक्लोएडिशन रिएक्शन है हमारे पास, ये वाली, ये एक्सोथर्मिक है या फिर एंडोथर्मिक है, तो इसका कैसे पता लगाओगे? देखो,
इसमें हमारे पास सबसे पहले 2 पाई बॉन्ड्स थे, एक पाई बॉन्ड यहां पर। जब प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई तब हमारे पास क्या हुआ, एक पाई बॉन्ड बना और यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड, इनकी फॉर्मेशन हुई। ठीक है, एक पाई बॉन्ड से एक पाई बॉन्ड को कैंसिल करो। अब देखो यहां पर जो 2 पाई बॉन्ड्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड्स में। 2 पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो गया है 2 सिग्मा बॉन्ड में। और हमें पता है जो हमारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड ज्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओवरलैपिंग अच्छी होती है उनमें। अगर सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग बने हैं तो जो हमारी प्रोडक्ट है वो क्या होगी, ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अगर हमारी प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इसको ग्राफ से समझते हैं। ये है हमारे पास एनर्जीज। मान लीजिए यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी है, ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट, और ये हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी। प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज हमारी प्रोडक्ट स्टेबल है। ठीक है, अगर आपको केमिकल काइनेटिक्स का आइडिया है तो आपको पता होगा ये ग्राफ किसका होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। यहाँ से इतनी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और ये हमारे पास ग्राफ होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का। सो आपके पास जो डील-ज़ेल्डर रिएक्शन है वो क्या है, एक्सोथर्मिक इन नेचर है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे बात की जाए एंट्रोपी की, एंट्रोपी के बारे में पूछा जाए तो क्या कहोगे। मान लीजिए आपको यही रिएक्शन दी गई और आपसे पूछा गया कि ये बता दो कि एंट्रोपी है जो वो क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर 0 है। कैसे बताओगे, देखो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है, सबसे पहले ये देखो जो एंट्रोपी होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, रैंडमनेस होती है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, और जो प्रोडक्ट वाली साइड हमारे पास, राइट हैंड साइड हमारे पास सिर्फ एक मॉलिक्यूल है। 2 से 1 हो रहा है, मींस रैंडमनेस कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो हमारी जो एंट्रोपी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। दैट्स वाई डेल्टा एस इज नेगेटिव। सो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस के लिए हमारे पास एंट्रोपी नेगेटिव होती है, इसका भी ध्यान रखोगे आप। ठीक है, ये सारा आपका बेसिक पार्ट था साइक्लो एडिशन रिएक्शंस को लेकर। अब हम क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, एक और बात का ध्यान रखना, जो साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं उनका रेट इंक्रीज हो जाता है जब हम इसमें लुईस एसिड ऐड करते हैं। लुईस एसिड जब यहाँ पर ऐड होता है ना, लुईस एसिड इंक्रीज कर देता है रेट ऑफ डील-ज़ेल्डर रिएक्शन, इसका भी ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग डाइनोफाइल इंक्रीजेस रेट ऑफ डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। कौन सा डाइनोफाइल है इनमें से जो रेट ऑफ डील-ज़ेल्डर रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। तो अब सबसे पहले इस बात का ध्यान रखोगे कि जो हमारे पास डाइनोफाइल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। और जब भी उन पर, डाइनोफाइल पर जब कभी भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच्ड हो जाएं तो वो क्या करते हैं, डील-ज़ेल्डर रिएक्शन को इंक्रीज कर देते हैं, उनके रेट को इंक्रीज कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ऑन डाइनोफाइल इंक्रीजेस रेट ऑफ डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। ठीक है, इस बात को आप याद रखोगे। अब देखो ये चारों डाइनोफाइल्स हैं, इनमें से किसका जो रेट है वो ज्यादा होगा। सबसे पहले देखो इसके पास क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा रेट डी का होगा। उसके बाद सी का, क्योंकि इसके पास क्या है, एक NO2 ग्रुप है, एक CN है, दोनों ही विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। यहाँ पर देखो उसके बाद होगा बी का रेट, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही विथड्रॉइंग ग्रुप है। और सबसे लास्ट में होगा ए का, क्योंकि उसके पास कोई भी विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है। सो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, रेट ऑफ डील-ज़ेल्डर रिएक्शन। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सबसे पहले फिफ्थ देखो, ये क्या है आपके पास एस ट्रांसवाइड फॉर्म, ऐसे ही आपको गिवन है एस सिसोइड फॉर्म। ठीक है, यहां पर एस का मतलब है सिंगल बॉन्ड, हम यहां पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड ट्रांस और सिस देख रहे हैं। एस का मतलब क्या है, यहां पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड देखना कि जो हमें गिवन है वो सिस है या फिर ट्रांस है। अब देखो इनमें हमारे पास इन दोनों में से ये पूछा गया है कि कौन सा डाइईन है वो जो साइक्लो एडिशन देगा। ठीक है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन कौन सा डाइईन देगा इन दोनों में से, क्या दोनों देंगे या सिर्फ एक ही देगा या कोई भी नहीं देगा। तो देखो कैसे देखोगे, अगर हम मान लो अगर इसकी रिएक्शन हम डाइनोफाइल से करवाएंगे, है ना, ये डाइनोफाइल लिया, यहाँ पर भी एक डाइनोफाइल लिया। अब देखो अगर यहाँ पर मैं ऑर्बिटल ड्रॉ करूँ ऐसे, यहाँ पर भी कुछ ऐसे, ऐसे ही यहाँ पर ले लो, यहाँ पर भी ले लो, ऐसे ही यहाँ पर और ऐसे ही यहाँ पर। तो अब देखो यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है वो नहीं हो पा रही है, बिकॉज ये क्या है ट्रांसफॉर्म में है। बट यहाँ पर देखो इनकी ओवरलैपिंग है, जो इस ऑर्बिटल की और इस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है वो अच्छे से होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है ओवरलैपिंग अच्छी है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पर क्या है कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। अगर ओवरलैपिंग ही नहीं होगी तब हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी नहीं होगी, नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। और यहाँ पर अगर ओवरलैपिंग अच्छी होगी तब हमारे पास क्या होगा, ये वाली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो अब देखो इस बात का आप ध्यान रखोगे कि जो हमारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शंस हैं उनमें जो डाइईन होता है वो हमेशा सिसोइड फॉर्म में होगा। ठीक है, सिर्फ वही डाइईन पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शंस में जो सिस फॉर्म में होती हैं, ट्रांस फॉर्म में कभी भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, इससे हमें ये बात का पता लगा है, इसका भी ध्यान रखोगे आप। अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन, कुछ ऐसे है, यहाँ पर हमें मिथाइल दिया हुआ है, देन हमारे पास है यहाँ पर एक मिथाइल, यहाँ पर है एक मिथाइल, यहाँ पर नेक्स्ट है एक मिथाइल, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, नेक्स्ट है ये वाला डाइईन, इसको ए ले लो, इसको बी, सी और डी। क्वेश्चन ये पूछा गया है इन डाइईन में से किसका रेट सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले डाइईन्स का नेचर पता होना चाहिए। ठीक है, नेचर ऑफ डाइईन्स, जैसे हमने डाइनोफाइल में क्या बोला था कि जो हमारे अगर डाइनोफाइल पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा। ऐसे ही अगर डाइईन्स पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो वो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट किस बात का ध्यान रखोगे आप कि हमारे पास वही डाइईन्स साइक्लो एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं जो सिस फॉर्म में होती हैं। ठीक है, इन दोनों बातों का ध्यान रखोगे और ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब देखो ए, बी, सी और डी में से कौन सा वो डाइईन है जो रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे ज्यादा बढ़ा रहा है। तो देखो फर्स्ट क्या हमने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होने चाहिए, तो इससे तो हमें ये पता लग रहा है कि इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो ये तो सबसे लास्ट में होना चाहिए, है ना। और यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, अगर बी को देखोगे तो इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए था, ये सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगी, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अब देखो क्या होता है, अगर हम बी को ध्यान से देखें तो यहाँ पर क्या है, दो मिथाइल लगे हुए हैं, इसको ओपन करके लिख लो एक बार, सी एच एच एच, ऐसे इसको ओपन करके लिखो, सी एच एच एच। अब ध्यान से देखो यहाँ पर
जो मिथाइल है दोनों, इन मिथाइल्स में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रही है। अब जब इन मिथाइल्स में रिपल्शन हो रही है तब ये क्या करेगा, ये सिस फॉर्म में रहना ही नहीं चाहेगा। ये क्यों अपने आप को सिस फॉर्म में रखेगा जब इसमें इतनी ज्यादा रिपल्शन हो रही है। सो डेट्स वाई ये वाला क्या करता है, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। कैसे, कुछ ऐसे देखो, ये ऐसे, यहाँ पर क्या है CH3, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या था CH3, ये गया हमारे पास ट्रांसफॉर्म में। अब अगर ये ट्रांसफॉर्म में आ गया है तो ये बात तो कंफर्म है कि ये हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज तो नहीं करेगा, इसमें साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती ही नहीं है क्योंकि वो तो हमारे पास सिस फॉर्म में होती है। तो क्या होगा, बी का जो रेट है वो सबसे कम होगा, वो डी से भी कम होगा क्योंकि डी एटलीस्ट सिस फॉर्म में तो है, ठीक है। सो बी का रेट सबसे कम होगा। अब देखो अगर हम बात करें ए, सी और डी की, बी का रेट क्या था, कम था डी से। अब बात करते हैं ए और सी की, इसमें से देखो किसका रेट सबसे ज्यादा होगा। अगर हम यहाँ पर एक H ले लें, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 2 H होंगे, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर भी देखो HH ही होंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पर भी एक मिथाइल है, यहाँ पर H है, यहाँ पर मिथाइल और H में क्या होगी, रिपल्शन होगी। बट अब जो इसमें रिपल्शन होगी वो क्या करेगी, यहाँ पर जब रिपल्शन होगी CH3 और H में, ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, बट जो यहाँ पर ये H है ये एक दूसरे के उतने ही क्लोज आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, क्लोज आ रहे हैं, तो ये क्या होंगे, सिस फॉर्म में और आ जाएंगे, ठीक है। CH3 और H में रिपल्शन होने की वजह से ही ये दोनों H और H इसमें सिस फॉर्म और ज्यादा बन रही है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर तो ना तो कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है बिकॉज यहाँ पर H और H है, और ना ही इन दोनों की वजह से ये सिस फॉर्म को और इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रेट किसका होगा, सी का, सी का रेट क्या है, सबसे ज्यादा है। उसके बाद किसका है, ए का, ठीक है। उसके बाद किसका है, यहाँ पर देखो डी का, क्योंकि वो सिस फॉर्म में है, और सबसे लास्ट में है हमारे पास बी का रेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर है टर्शरी बुटाइल, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर टर्शरी बुटाइल, एक ये गिवन है और एक आपके पास गिवन है कुछ ऐसे। ठीक है, ये दोनों आपके पास डाइन्स गिवन है। ये पूछा गया है कि इन दोनों डाइन्स में बता दो कि कौन सी डाइन है जो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगी, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, इसको देखो सबसे पहले तो देखो सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल होती है, तो ये अपने आप को रोटेट कर देगा और क्या बनेगा, देखो ये हमारे पास अभी ट्रांसफॉर्म में थी, ठीक है। अगर मैं सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करूं तो ये सिस फॉर्म में आ जाएगा कुछ ऐसे, यहाँ पर टर्शरी बुटाइल ही रहेगा, ये वाला रोटेट किया तो यहाँ पर कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अब अगर इसको ओपन करके लिखोगे टर्शरी बुटाइल को तो ये क्या है, बल्कि ग्रुप्स है, यहाँ पर रिपल्शन काफी ज्यादा होंगी। अब ना इसको जरा कंपेयर करना इसके साथ भी और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर H, ठीक है। हमने क्या कहा था इस क्वेश्चन में कि यहाँ पर CH3 और H में जब रिपल्शन हो रही है, इतनी रिपल्शन नहीं हो रही है, बट जब भी इनमें रिपल्शन हो रही है तब क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते हैं और ये H है जो एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे। जब ये क्लोज आएंगे मीन्स ये क्या हो रहे हैं, एक ये दोनों और ज्यादा सिस फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी तो यही हो रहा है, ये दोनों क्या है, बल्कि ग्रुप्स हैं,
तो बल्कि ग्रुप्स की वजह से इनमें रिपल्शन होगी और ये दोनों क्या होंगे, सिस फॉर्म में आ जाएंगे, ये H और ये H, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, क्योंकि टर्शियरी बुटाइल और यहाँ पर जो दोनों टर्शियरी बुटाइल है ये बहुत ज्यादा बल्कि ग्रुप हैं। CH3 और H इतने ज्यादा बल्कि नहीं है जितने ज्यादा ये टर्शियरी बुटाइल बल्कि ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये हमेशा ट्रांसफॉर्म में ही रहना चाहेगा, ठीक है। सो डेट्स वाई जो ये वाला डाइईन है ये पार्टिसिपेट नहीं करता है डील-ज़ाइलर रिएक्शन में। अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर देखो, अभी हमने जितने भी रिपल्शन की बात की है या तो हमने इन ग्रुप्स को देखा है, ठीक है, या फिर हमने जब यहाँ पर मिथाइल लगे हुए थे, सेकंड क्वेश्चन में जब यहाँ पर मिथाइल लगे हुए थे ऐसे, या फिर हमने इन ग्रुप्स को देखा है, ठीक है। इसको मान लीजिए A, B, ये वाले C और D, हमने सिर्फ इनकी रिपल्शंस की बात की है, हमने कभी भी इन ग्रुप्स की रिपल्शन की बात नहीं की है, क्योंकि ये एक दूसरे से काफी ज्यादा दूर होते हैं, ठीक है। जो यहाँ पर ग्रुप्स लगे होते हैं इन पॉइंट्स पर, इन कार्बन्स पर, ये क्या है, बहुत ज्यादा, ये मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, मैक्सिमम डिस्टेंस पर होने की वजह से इनमें रिपल्शन होती नहीं है, ठीक है। ये ऐसे ही रहना चाहेगा। ये कौन सी फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, डेट्स वाई इनमें डील-ज़ाइलर रिएक्शन होती है, ठीक है। इस सारे कंसेप्ट को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पर है मिथाइल, यहाँ पर है NH2, यहाँ पर है OMe। क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीनों डाइईन्स में से रेट ऑफ रिएक्शन बता दो सबसे ज्यादा किसका है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये +M से देगा तो यहाँ पर मीजोमेरिक +M इफेक्ट लग रहा है। इसकी बात करें तो यहाँ पर +M इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पर भी। इसकी बात करें तो यहाँ पर +I इफेक्ट लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट। हमने नेचर ऑफ डाइईन्स में क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो डाइईन्स पर लगे होते हैं वो इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जो है वो अगर डाइनोफाइल पर लगे हैं तो वो इंक्रीज कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन को। यहाँ पर हमारे पास क्या है, तीनों डाइईन्स हैं, तो हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब देखो, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स तो हैं, बट हमें पता है +M का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है +I इफेक्ट से, मीजोमेरिक इफेक्ट है जो वो ज्यादा होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। तो यहाँ पर देखो, ये वाला रेट ऑफ रिएक्शन को सबसे ज्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है, इसका रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम होगा, इन दोनों का सबसे ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन। अब इन दोनों में से भी किसका ज्यादा होगा, ये इसको A मानो, इसको B और इसको C। अब अगर बात करें इनकी, ये दोनों +M से दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा करो, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी चेक करो, सबसे ज्यादा कौन देगा, ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, तो वो तो इतना जल्दी नहीं देगा जितना जल्दी ये वाला देगा। सो जो हमारा B है उसका रेट सबसे ज्यादा होगा, फिर होगा C का क्योंकि उसमें मीजोमेरिक इफेक्ट तो है ना, और फिर होगा इसका A का क्योंकि इसमें हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग।